इतिहास में ना कुछ तारीखें बस तारीखें नहीं होती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती हैं जो कभी भरता नहीं। आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करेंगे और उससे जुड़े एक 21 साल लंबे इंतकाम की कहानी सुनेंगे। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। ये वो तारीख है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। एक ऐसा दिन था जब जश्न का माहौल पलक झपकते ही मातम में बदल गया। लेकिन कहानी सिर्फ इस नरसंहार पर खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि ठीक 21 साल बाद लंदन के बीचों बीच इस जुल्म का बदला आखिर कैसे लिया गया। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं वापस उसी मनहूस दिन पर जिसने भारत के इतिहास पर एक कभी न भरने वाला जख्म दिया। सोचिए, पंजाब में बैसाखी का दिन है। अमृतसर का जलियांवाला बाग हजारों लोगों से भरा हुआ है। औरतें, बच्चे, मर्द सब त्योहार मनाने और एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हैं। पर उस बाग की एक बात थी जो कुछ ही देर में एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो भी बहुत ही तंग। और तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। उसने सबसे पहले बाहर निकलने के उस इकलौते रास्ते को बंद करवा दिया और फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना एक शब्द कहे, अपनी फौज को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। और फिर शुरू हुई मौत की वो बरसात जो रुकी ही नहीं। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट तक गोलियां चली। लेकिन वहां फंसे लोगों के लिए वो 10 मिनट शायद सदियों जितने लंबे थे। इन 10 मिनटों में पता है कितनी गोलियां चली? करीब 1650 राउंड। फौजी सिर्फ तब रुकते थे जब उन्हें अपनी बंदूकों में दोबारा गोलियां भरनी होती थी। निशाना बिल्कुल साफ था, हर एक हिंदुस्तानी। और नतीजा 1000 से भी ज्यादा मासूम जानें चली गईं। सोचिए, 1000 से ज्यादा। ये वो आंकड़ा है जो असलियत के करीब माना जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तो इसे बहुत बहुत कम करके बताया था। उस बाग के अंदर एक कुआं भी था। लोगों को लगा कि वो बचने की आखिरी उम्मीद है, पर वो कुआं वो कई लोगों के लिए कब्र बन गया। लोग गोलियों से बचने के लिए उसमें कूदते गए, एक के ऊपर एक। बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। वो कुआं आज भी उस खौफनाक दिन की गवाही देता है, जिसे लोग खूनी कुआं कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इतने सारे लोग एक बाग में इकट्ठा ही क्यों हुए थे? तो वजह थी एक जालिम कानून का विरोध। ये कानून था रॉलेट एक्ट, जिसे लोग काला कानून भी कहते थे। मतलब इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के बिना पर, बिना कोई मुकदमा चलाए, सीधे जेल में डाल सकती थी। ये तो सरासर अन्याय था। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। और इसी बीच अमृतसर में क्या हुआ कि वहां के 2 लोकल लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन्हें इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बस जलियांवाला बाग में लोग इन्हीं गिरफ्तारियों और इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए शांति से इकट्ठा हुए थे। इतने बड़े, इतने भयानक हत्याकांड के बाद जो हुआ, वो जख्मों पर नमक छिड़कने से भी बदतर था। वो इंसाफ का सरेआम कत्ल था। ब्रिटिश सरकार ने सच को आंकड़ों के खेल में छिपाने की पूरी कोशिश की। उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहा गया कि सिर्फ 379 मौतें हुई। सिर्फ 379, जबकि हकीकत ये थी कि 1000 से ज्यादा जानें गई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल थे। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं था, ये इंसाफ का गला घोटने की एक बेशर्म कोशिश थी। अब देखिए, यहाँ 2 नाम हैं और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये वो अफसर था जिसने मौके पर गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन दूसरा नाम था माइकल ओडवायर। ये उस वक्त पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब सबसे बड़ा साहब। डायर के इस खूनी काम को ओडवायर का पूरा सपोर्ट था। तो जो आदमी जमीन पर था वो डायर था, लेकिन असली ताकत, असली जिम्मेदार तो कुर्सी पर बैठा ओडवायर था। और अन्याय की हद देखिए। जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन। और उसने क्या फैसला सुनाया कि जनरल डायर ने जो किया वो सही था। उसे सजा तो छोड़िए, उसे प्रमोशन देकर इज्जत के साथ रिटायर कर दिया गया। ये पूरे हिंदुस्तान के मुंह पर एक तमाचा था। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब सिस्टम ने ही मजाक बना दिया, तब एक शख्स ने कसम खाई कि वो इंसाफ खुद करेगा। और बस यहीं से शुरू होती है 21 साल लंबे इंतकाम की एक ऐसी कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। उसी भीड़ में एक नौजवान भी था, नाम था उधम सिंह। वो इस हत्याकांड में किसी तरह बच तो गए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं उन्होंने उसी बाग की खून से सनी मिट्टी को हाथ में उठाया और कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेकर रहेंगे। और ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था,
ये 21 साल लंबा सफर था, सब्र का, जुनून का। 1919 में कसम खाई, फिर गदर पार्टी से जुड़कर क्रांति की आग में कूद पड़े। साल गुजरते गए। 1927 में जनरल डायर तो बीमारी से मर गया, पर उधम सिंह का असली निशाना, इस पूरे कांड का असली मास्टरमाइंड माइकल ओडवायर, वो अभी जिंदा था और अपनी उसी कसम को पूरा करने के लिए वो 1934 में लंदन पहुंच गए और सही मौके का इंतजार करने लगे पूरे 6 साल। और फिर 1940 में वो घड़ी आ ही गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जिसका इंतजार 21 सालों से था। और बदला कहाँ लिया जाना था? किसी गली कूचे में नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में, लंदन में। उधम सिंह का प्लान देखिए कितना कमाल का था। उन्होंने एक मोटी सी किताब ली, उसके पन्नों को अंदर से पिस्टल के आकार में काटा और उसमें अपनी रिवॉल्वर छुपा ली। इस किताब को हाथ में लेकर वो लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग में घुस गए, जहां माइकल ओडवायर भी था। जैसे ही ओडवायर बोलने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ, उधम सिंह ने एक के बाद एक 3 गोलियां उस पर दाग दी। और सबसे बड़ी बात, वो वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं, वहीं खड़े रहे और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे रंज था। वो असली गुनहगार था, वो मेरे लोगों के जज्बे को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, ये सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अपमान का बदला था। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनकी ये कहानी हमें उस भारी कीमत की याद दिलाती है जो हमारे देश ने अपनी आज़ादी के लिए चुकाई है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि उधम सिंह का वो कदम, क्या वो सिर्फ एक निजी इंतकाम था या फिर वो एक गुलाम देश की आज़ादी के लिए किया गया एक हमला था? इतिहास को शहीद उधम सिंह की इस 21 साल लंबी कसम को किस तरह याद रखना चाहिए? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।